तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहां आज हम करने वाले हैं डीडीयू के पेपर के बारे में जो आपका कल होने वाला है। 13 मई को होने वाला पेपर है, ठीक है। तो ईको 203 204 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने 203 का कराया था, वहाँ से देखोगे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उसका। बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे जिसका मैंने आंसर की भी डाल दिया ईको 203 का। अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो, और उसके पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हो, जो मैंने 2 वीडियो डाले थे जिससे आधा से ज़्यादा पेपर जो चीज़ें बताई गई थी उसमें, और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे कि भाई इससे रिलेटेड ये भी है तो ये भी आ सकता है। तो उस सब को मिला के आप देखोगे तो 25 क्वेश्चंस तो आए ही आए थे, ठीक है। बच्चे भी कमेंट किए थे भाई पेपर अच्छा गया, और आंसर की में भी मैं उस वीडियो का करा चुका हूँ, तो भी जाके देख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं ईको 204 की। पूरी इस यूट्यूब पे आपको कहीं मिल नहीं रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, सिर्फ लोग पेपर करा दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। अभी आप 203 दे के आए हो डीडीयू वाले, तो आप लोग बताना पेपर से बहुत ज़्यादा, पेपर से प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। सच्चाई यही है। बहुत लोगों ने वही लोग कराते भी हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनाने नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका आंसर की भी हम अपलोड कर देंगे जैसे ही पेपर ख़त्म होगा। तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। मिलते हैं। The which of the following is the main objective of public finance? निम्नलिखित में से सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, कल्याण अधिकतम करना ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पब्लिक गुड आर कैरेक्टराइज्ड बाई, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है ऑप्शन डी नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, गैर प्रतिस्पर्धा और गैर बहिष्कृत। राइवलरी जिसमें भी नॉन शब्द आ जाएगा वो सारी चीज़ें आपकी पब्लिक गुड्स होंगी, की विशेषताएं होंगी, और जिसमें राइवलरी एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब प्रतिस्पर्धा और बहिष्करण जैसी चीज़ें आएंगी, उसमें आपको अगर नॉन आगे नहीं लिखा हुआ है तो आप जान लीजिएगा वो सीधे सीधे प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वस्तुओं की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट गुड, निम्नलिखित में से कौन निजी वस्तुओं की विशेषता नहीं है? तो निजी वस्तुओं की विशेषता नॉन राइवलरी, गैर प्रतिस्पर्धा। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूज डाल्टन ने दिया है अधिक मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी को। यहीं पे मैं मेंशन करना चाहूँगा 2 बुक्स के नाम। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1922 डाल्टन की एक किताब है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1922 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, डाल्टन की है। और पब्लिक फाइनेंस 1928 में पब्लिश हुई बुक है। इसके राइटर ऑथर हैं फ्लैन, PLEHN, ठीक है। हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको ह्यूज डाल्टन ने दिया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया है। इसमें इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, संतुलन कहाँ होता है इसमें? EMSS इक्वल टू EMSP, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मार्केट फेलियर, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का कारण है? ये जो 4th क्वेश्चन था ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट करता है डीडीयू वालों, तो पूरा पढ़ के जाइएगा। अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हो तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा इको 203 जो मैंने कराया था उसका आंसर की भी डाला था, तो आप देख सकते हो कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो आराम से मैच कर गए थे क्वेश्चन से ही, और जो बताया तो उससे 25 मान सकते हो, ठीक। तो वैसे ही इस वीडियो में भी होने वाला है, पूरी कोशिश रहेगी करने की। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, सब कुछ ध्यान से देखते रहो, अच्छा जाएगा पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मार्केट फेलियर, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का कारण बनता है? ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ पब्लिक गुड, सार्वजनिक वस्तुओं की उपस्थिति। सार्वजनिक वस्तुओं की उपस्थिति जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट फेलियर होता है, बाजार विफलता होती है। कैसे होता है इतना एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, कल ही आपका एग्जाम है। पब्लिक फाइनेंस प्राइमरली डील्स विथ, सार्वजनिक वित्त मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो गवर्नमेंट के इनकम से और एक्सपेंडिचर से, सरकार की आय और व्यय के संबंध को बताता है पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त जो भी MCQ में बनने वाली चीज़ें हैं वही बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम भी है और वीडियो भी थोड़ा छोटा ही रखने की कोशिश की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है?
नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय रक्षा जो है वह पब्लिक गुड है, सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ प्राइवेट फाइनेंस फोकसेस ऑन, निजी वित्त का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो प्राइवेट फाइनेंस निजी वित्त का केंद्र होता है अपना प्रॉफिट करना, इंडिविजुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, व्यक्तिगत बचत और निवेश करना। मार्केट फेलियर जस्टिफाइज, बाजार विफलता को उचित ठहराती हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है जब भी मार्केट फेलियर होता है, बाजार में विफलता आती है तो अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप करती है। पब्लिक फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस बिकॉज, सार्वजनिक वित्त निजी वित्त से अलग है क्योंकि इट एम्स एट सोशल वेलफेयर, यह सामाजिक कल्याण का लक्ष्य रखता है। द प्राइमरी एम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज वेलफेयर अनलाइक प्रॉफिट इन प्राइवेट फाइनेंस। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप का कारण नहीं है? तो सरकार के हस्तक्षेप का कारण मोनोपोली, टू प्रमोट मोनोपोली, मोनोपोली को कहीं प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट नहीं इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है, इसको कम करने के लिए करती है, मोनोपोली हटाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, ना कि उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर लीड्स टू, सार्वजनिक व्यय के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय से सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वित्त का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक व्यय जो है वह सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, की कंपोनेंट है सार्वजनिक वित्त का। अब पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी देख लीजिए। पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, डेप्थ एंड बजटिंग, सार्वजनिक वित्त में कराधान, व्यय, ऋण और बजट शामिल होते हैं। विच ऑफ द बेस्ट डिफाइंस मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इनमें से कौन अधिकतम सामाजिक लाभ को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? तो बैलेंस बिटवीन पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर वेलफेयर, कल्याण के लिए सार्वजनिक राजस्व और व्यय के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, इसी पे थ्योरी बेस्ड है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इकोनॉमीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका में शामिल नहीं है। मैक्सिमाइजिंग पर्सनल प्रॉफिट, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना सरकार का कार्य नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण है? क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत और राजस्व व्यय, यह क्लासिफिकेशन हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर का। हु गेव द कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किसने दिए हैं? तो सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत ह्यूज डाल्टन ने दिए हैं। इसमें ह्यूज डाल्टन फॉर्मुलेटेड कैनन्स लाइक कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सेंसेशन, कैनन ऑफ बेनिफिट एंड कैनन ऑफ सरप्लस। ह्यूज डाल्टन ने अर्थव्यवस्था, स्वीकृति, लाभ और अधिशेष जैसे सिद्धांत दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसमें से कौन कौन सा सिद्धांत है? इकोनॉमी, सेंसेशन, बेनिफिट एंड सरप्लस, अर्थव्यवस्था, स्वीकृति, लाभ और अधिशेष जैसे सिद्धांत ह्यूज डाल्टन ने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे दिए हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से 1 या 2 बना सकता है यूनिवर्सिटी आपके लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है? कैनन ऑफ, अभी मैंने आगे बताया है, आप वहाँ से भी रिलेट करोगे तो कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ह्यूज डाल्टन ने दिया था, वही एक सिद्धांत यहाँ पे मिलेगा भी आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, पूंजीगत व्यय से तात्पर्य है, पूंजीगत व्यय से तात्पर्य लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन से है, दीर्घकालीन परिसंपत्ति निर्माण से है। वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, सार्वजनिक व्यय का एक प्रमुख प्रभाव होता है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर से, सार्वजनिक व्यय से। विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? डिक्लाइन इन करप्शन, भ्रष्टाचार में गिरावट। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन विकासात्मक व्यय का उदाहरण है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, विकासात्मक व्यय का उदाहरण। तो आपका ऑप्शन सी शिक्षा, शिक्षा को हम विकासात्मक व्यय मानते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मानते हैं एजुकेशन को।
नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, गैर विकासात्मक व्यय में शामिल हैं डिफेंस, रक्षा। डिफेंस इज नेसेसरी बट नॉट डायरेक्टली डेवलपमेंटेड ओरिएंटेड, रक्षा आवश्यक है लेकिन यह सीधे विकास से संबंधित नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज मेनली ड्यू टू, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुख्यतः किस कारण से हुई है? रेजिंग सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक दायित्वों में वृद्धि की वजह से हुई है। विच वन इज एन इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय का एक प्रभाव क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आ जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार करती है, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय का सरकार करने लगती है तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आ जाती है। ए डिजायरेबल ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, सार्वजनिक व्यय में एक वांछनीय प्रवृत्ति है। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, विकास और रखरखाव में संतुलित वितरण। विच फैक्टर लीड्स टू राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज, कौन सा कारक विकासशील देशों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है वह डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इन इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट ऑन, भारत में सार्वजनिक व्यय सर्वाधिक होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, ब्याज भुगतान पे पब्लिक एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होता है, सार्वजनिक व्यय सबसे ज़्यादा होता है किस पे? ब्याज भुगतान पे, इंडिया में। व्हाट इज़ द की गोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लानिंग, सार्वजनिक व्यय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन सी, टैक्सेस। टैक्सेस मुख्य स्रोत हैं पब्लिक रेवेन्यू के, सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत टैक्स है। द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वाज गिवन बाई, कराधान का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने कराधान का सिद्धांत दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। अब किस बुक में दिया था? वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। एडम स्मिथ गेव 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान के 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। क्या क्या दिए थे ये भी आपके क्वेश्चन में आएगा, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो कैनन ऑफ इक्वलिटी दिया था, समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी, इसको अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। सर्टेनिटी और कन्वीनियंस का आप जाके एक बार सर्च कर सकते हो अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो, मीनिंग। द कैनन ऑफ इक्विटी सजेस्ट, समानता का सिद्धांत यह बताता है कि रिच शुड पे मोर देन द पुअर, अमीरों को गरीबों से अधिक कर देना चाहिए। द कैनन ऑफ इक्विटी सजेस्ट, समानता का सिद्धांत क्या बताता है कि जो अमीर लोग हैं वह ज़्यादा कर दें, जो गरीब लोग हैं वह कम कर दें। रिच शुड पे मोर देन द पुअर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन बी, आयकर जो है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी, उत्पादक शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, सेल्स टैक्स, बिक्री कर, ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। और इनकम टैक्स डायरेक्टली दिया जाता है, इसको शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टमर ड्यूटी, सेल्स टैक्स को स्थानांतरित मीन्स शिफ्ट किया जा सकता है, बट इसको नहीं किया जा सकता। जो इतने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली, अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः होते हैं रिग्रेसिव, प्रतिगामी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली, अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी, ऑप्शन बी रिग्रेसिव होते हैं। विच अप्रोच टू टैक्स बर्डन फोकसेस ऑन सर्विस रिसीव्ड, कर बोझ का कौन सा दृष्टिकोण प्राप्त सेवाओं पर केंद्रित है? बेनिफिट अप्रोच, लाभ दृष्टिकोण। विच अप्रोच टू टैक्स बर्डन फोकसेस ऑन सर्विस रिसीव्ड, सर्विस रिसीव्ड पे कौन सा अप्रोच फोकस करता है? कर बोझ का कौन सा दृष्टिकोण प्राप्त सेवाओं पर केंद्रित है? बेनिफिट अप्रोच, लाभ दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है, बहुत टफ क्वेश्चन है, आ सकता है। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल इज मोर अलाइंड विथ, भुगतान क्षमता का सिद्धांत अधिक मेल खाता है।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, प्रगतिशील कराधान से। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल इज मोर अलाइंग विद, भुगतान क्षमता का सिद्धांत अधिक मेल खाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, प्रगतिशील कराधान से। इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा आपके एग्जाम में, फिक्स है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू, ये भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। कर का प्रभाव दर्शाता है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू हु इनिशियली पे द टैक्स, सबसे पहले कौन कर देता है उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं। इंसिडेंस जो सबसे आखिरी में देता है, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, कर का अंतिम बोझ जिस पे पड़ता है उसको हम इंसिडेंस कहते हैं। उसका हिंदी आगे मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन में मिलेगा। आइए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स, कर का अंतिम भार, इंसिडेंस किसे कहा जाता है। हु अल्टीमेटली बियर द टैक्स बर्डन, जो अंततः कर का बोझ उठाता है उसी को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। इंसिडेंस कहते हैं जो अंतिम भार उठाता है टैक्स का। टैक्सेबल कैपेसिटी इज, कर योग्य क्षमता से अभिप्राय है। टैक्सेबल कैपेसिटी मतलब होता है, कर योग्य क्षमता मीन्स होता है मैक्सिमम टैक्स अ पर्सन कैन पे विदाउट हार्डशिप, बिना कठिनाई के भुगतान की एक व्यक्ति कितना टैक्स दे सकता है, या एक कंट्री कितनी टैक्स दे सकती है बिना कोई नुकसान के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, निम्नलिखित में से कौन कराधान का प्रभाव नहीं है। तो कराधान का प्रभाव इंक्रीज इन ब्लैक मनी, काले धन में वृद्धि पे कोई भी इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन नहीं पड़ता है। ऑन द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन इज, कराधान का एक प्रभाव है कंट्रोल ओवर कंजम्पशन, खपत पर नियंत्रण करना। ए गुड टैक्स सिस्टम शुड हैव, एक अच्छे कर प्रणाली में होना चाहिए इक्विटी एंड इफिशियंसी, समानता और कुशलता होनी चाहिए एक अच्छे टैक्स सिस्टम में। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है, उनको बाद में जाके मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। सिर्फ बोलूँगा लास्ट में वीडियो के कुछ चीज़ें जिस पे मैं क्वेश्चंस बनाना चाहता था लेकिन टाइम कम है, तो उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊँगा लिखते हुए यहीं पे, ठीक है। द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस इज बेस्ड ऑन, करों का सबसे अच्छा वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स जो है वही टैक्सेस के सबसे अच्छे वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। विच कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रमोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, कराधान का कौन सा सिद्धांत प्रशासनिक सरलता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो प्रमोट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी को, मतलब प्रशासनिक सरलता को बढ़ावा देता है। यहाँ पे रुक जाइए, इसका ये आंसर सही नहीं होने वाला है। कैनन ऑफ इकोनॉमी इस चीज़ को नहीं बताता है। कैनन ऑफ सर्टेन कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत जो है वह प्रशासनिक सरलता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रिंटर द्वारा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ वही सही है। आइए आगे चलते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज प्राइमली कंसर्न्ड विथ, राजकोषीय नीति प्रमुख रूप से किससे संबंधित होती है। तो राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी प्राइमली कंसर्न्ड विथ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सरकारी आय और व्यय से फिस्कल पॉलिसी प्राइमली कंसर्न रहती है। राजकोषीय नीति का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से, सरकार की आय और व्यय से, पब्लिक फाइनेंस भी और फिस्कल पॉलिसी भी। अभी 17 मिनट्स हुए हैं, बहुत लंबा वीडियो हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो राजकोषीय का नीति का घटक ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार संचालन नहीं है। लेकिन क्या क्या है याद रखिएगा, टैक्सेशन है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक उधारी है। टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बारोइंग, ये तीनों चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों पूछे जा सकते हैं। पब्लिक डेप्थ भी इसमें एक आप ऐड कर लीजिएगा। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार होता है उनका उद्देश्य। प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, यह भी है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल, विनिमय दर नियंत्रण करना, यह नहीं आता है फिस्कल पॉलिसी में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास चाहती है, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपको मैंने इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, ताकि आपको 3 ऑप्शंस मिल जाए यहाँ पे लिखे हुए क्या क्या होते हैं। वैसे यहाँ पे लिखने के लिए लिखने के लिए ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है, इसीलिए मैंने नोट लगाया हर जगह।
ठीक है। तो फुल और क्या क्या है आपको यही याद रखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट फिजिकल पॉलिसी में होता है पूर्ण रोजगार, प्राइस स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है ये भी, मूल्य स्थिरता और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास भी होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी का, एक ये भी एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। बजट डिफिसिट अकर्स वैन, बजट घाटा तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, वह ज़्यादा हो जाता है राजस्व से, या फिर आप बोल सकते हो खर्च ज़्यादा हो जाता है राजस्व से, तो हम उसको डेफिसिट बजट कहते हैं। इन इंडिया हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट, भारत में संघ बजट कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा यूनियन बजट संघ बजट को तैयार किया जाता है। विच टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी किस पर सुधार से लागू हुआ था? 101 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। जीएसटी कब आया था इंडिया में, कब लागू हुआ था, ये भी याद रखिए 2017 में, यहाँ लिखा हुआ है। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड एवरी, भारत में वित्त आयोग हर कितने वर्ष में गठित होता है? ऑप्शन सी 5 साल में फाइनेंस कमीशन गठित होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अ फाइनेंस कमीशन इज सेटअप एवरी 5 ईयर अंडर आर्टिकल 280 आर्टिकल के तहत ये चीज़ होती है। विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत होता है, कौन सा है? ऑप्शन सी एक्साइज ऑन लीकर, शराब का उत्पाद शुल्क यह सबसे अच्छा स्रोत होता है, मुख्य स्रोत है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, टैक्स लेते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा, आपने भी सुना होगा शराब पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट आर रिकमेंडेड बाई, राज्यों को केंद्र से अनुदान की सिफारिश कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग करता है। फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू, राजकोषीय संघवाद का अर्थ है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, ये भी याद रखिएगा। लोकल बॉडीज गेट देयर रेवेन्यू मेनली फ्रॉम, स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत है प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज मेनली एम्स एट, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और वृद्धि फिजिकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। द कैपिटल ऑफ द बजट इंक्लूड्स, बजट का पूंजीगत हिस्सा शामिल होता है लोन एंड एसेट क्रिएशन में, ऋण और परिसंपत्तियों की दृष्टि से। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स, राजस्व बजट में क्या शामिल होता है? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, कर और गैर कर प्राप्तियां रेवेन्यू बजट में शामिल होती हैं। FRBM एक्ट एम्स एट, FRBM अधिनियम का उद्देश्य है लिमिटिंग फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा सीमित करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय का प्रकार नहीं है? पॉलिटिकल, राजनीति। जीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स, शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ है बजट फ्रॉम स्क्रैच ईच ईयर, हर वर्ष बजट की नई शुरुआत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, निम्न में से कौन एक राजकोषीय उपकरण है? ऑप्शन सी टैक्सेशन, टैक्सेशन जो है वह फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका। और भी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिकल, ये भी जान लेते हैं। तो 4 मेनली होते हैं। तो पहला टैक्सेशन इसमें लिखा हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, तीसरा पब्लिक डेप्थ पॉलिसी, चौथा डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेप्थ पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। ये 4 इंस्ट्रूमेंट हैं फिजिकल पॉलिसी के, राजकोषीय उपकरण हैं। ए वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस रेफर्स टू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच असंतुलन बताता है, उसी को हम कहते हैं वर्टिकल फिजिकल, उधारवार राजकोषीय असंतुलन। हु डिस्ट्रीब्यूट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व का वितरण कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, वित्त आयोग करता है।